हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th के मैथ साइंस में चैप्टर 4 कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर 5th है। चैप्टर 5th कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, इस चैप्टर को आज आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी नीड ए लार्ज नंबर ऑफ materials for our survival. Some of these materials which we need to survive made by man, and some materials are natural. Most materials required for our survival, such as air, water, sunlight, soil, etc., are provided by nature to us. So we can say the materials which are given by nature to us are the resources which are given by nature to us for our survival are called natural resources. स्टूडेंट्स, हमें जिंदा रहने के लिए हमें डेली अनेकों प्रकार के मटेरियल्स की जरूरत होती है। इनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मानव अपने हाथों से बनाता है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मानव नहीं बना सकता, जैसे हवा, एयर, वाटर, सॉइल। ये मानव अपने हाथों से नहीं बना सकता। ये जो मटेरियल्स हैं वह नेचर ने हमें गिफ्ट के तौर पे हमें दिया है अपने जीवन को जीने के लिए। तो इन मटेरियल्स को हम नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं द मटेरियल्स which are given by nature are called natural materials, or in other words, the resources which are given by nature to us are called natural resources. The resources which are given by nature to us are called natural resources. स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमें इसमें नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, इसलिए हम मैन मेड रिसोर्सेस की चर्चा इसमें नहीं करेंगे। हम केवल इसमें नेचुरल रिसोर्स की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस इस पृथ्वी पर मौजूद है, ये सभी रिसोर्सेस की मात्रा जो है एक समान नहीं है, इनकी मात्रा भिन्न भिन्न है। इसमें कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनकी मात्रा निश्चित है, मतलब एक दिन ये रिसोर्स जो है वो समाप्त हो जाएंगे, और कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जो इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए बने रहेंगे। वो रिसोर्सेस कभी समाप्त नहीं होंगे। तो मतलब ये रिसोर्सेस जो है एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी अनलिमिटेड मात्रा इस पृथ्वी पर मौजूद है, और एक दूसरा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसकी मात्रा जो है निश्चित है और एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। तो इसी आधार पर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट प्रेजेंट इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। मतलब इस नेचुरल रिसोर्स की मात्रा कितना प्रेजेंट है, इस आधार पर हम नेचुरल रिसोर्सेस को 2 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वह होता है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस।
फर्स्ट जो है वह एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब अमाउंट की मात्रा कितनी है, इस आधार पर हम नेचुरल रिसोर्सेस को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा है, अभी हम आगे बताएंगे, इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए इसको, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस which are present in limited amount in nature, the resources which are present in limited amount in nature are called exhaustible natural resources such as petroleum, coal, natural gas, minerals and forest। हिंदी में समझिए स्टूडेंट्स, ऐसे रिसोर्सेस जिनकी मात्रा मतलब वो नेचर में लिमिटेड है, उनकी मात्रा जो है नेचर में लिमिटेड है, मतलब एक निश्चित मात्रा है उनकी, और जब हम इनका यूज करेंगे तो एक न एक दिन ये सारे रिसोर्सेस समाप्त हो जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेस को हम एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। द रिसोर्सेस विच आर प्रेजेंटेड लिमिटेड अमाउंट इन नेचर, मतलब ऐसा रिसोर्सेस जो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं और एक दिन यह समाप्त हो जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेस को हम एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोल, मिनरल्स, फॉरेस्ट। ऐसे रिसोर्सेस को हम एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा उम्मीद है कि ये जो पेट्रोलियम है वह लगभग 150 से लेकर के 200 वर्षों के अंदर इस पृथ्वी पर से पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही अनुमान कोयले के लिए भी है। कोल, जो कोयला मौजूद है वह भी 150 से लेकर के 200 वर्षों के बाद इस पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। तो वो ऐसे रिसोर्सेस को अब जिसकी मात्रा निश्चित है और एक दिन वह इस पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा, ऐसे रिसोर्सेस को हम एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। दूसरा है इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे आपने पढ़ा एक्सहॉस्टिबल, उसी का ठीक ऑपोजिट है इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। द रिसोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर आर कॉल्ड इनएक्सहॉस्टिबल natural resources such as air, water, sunlight, soil. Such types of natural resources are called inexhaustible natural resources। मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस जिनकी मात्रा इस पृथ्वी पर अनलिमिटेड है, मतलब उसकी सीमा नहीं है को कितना है और हम कब जब तक चाहें तब तक यूज करें और ये इस पृथ्वी पर से कभी समाप्त ना हो, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस को हम इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के एयर, ये एयर पृथ्वी पर हमेशा के लिए विद्यमान रहेगा, आप जब तक चाहें तब तक एयर का यूज कर सकते हैं। वाटर, सनलाइट, सच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस आर कॉल्ड इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये दो एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस और इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछिए। तो ये एक बार और सोच लीजिए, देख लीजिए, एक्सहॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसे नेचुरल रिसोर्स जिसकी मात्रा क्या है, लिमिटेड है, मतलब निश्चित है और एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम, कोल,
मिनरल्स, फॉरेस्ट। दूसरा, इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, ऐसा रिसोर्सेस जिसकी मात्रा इस नेचर में अनलिमिटेड है, असीमित है और जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस को हम इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। स्टूडेंट्स, कोल इज ए ब्लैक और ब्राउनिश, ब्लैक, हार्ड एंड combustible substance. It is a sedimentary rock that usually occur in layer called coal beds or coal seams. Chemically, coal is a mixture of many chemical substances such as carbon, hydrogen, oxygen, sulfur and nitrogen. स्टूडेंट्स, कोल ब्लैक कलर का या ब्राउनिश ब्लैक कलर का एक हार्ड और कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। कंबस्टिबल आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है, अगले चैप्टर में कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन कंबस्टिबल थोड़ा जान लीजिए। ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। मतलब ये कोयला जो होता है वो जलता है, मतलब जलने वाला सब्सटेंस है। तो जो कोल होता है वो ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक कलर का हार्ड एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है जो, और यह एक सेडिमेंट्री रॉक के तौर पर होता है और यह लेयर में पाया जाता है जिसे हम कोल बेड्स के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से जो कोल होता है, कोल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कुछ मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये रहा कोल। आइए जानते हैं यूजेज ऑफ कोल। यूज कहां से कहां होता है? यूजेज ऑफ कोल, कोल का प्रयोग कहां होता है? स्टूडेंट्स, कोल इज यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। कोल का यूज हमारे घरों में खाना बनाने के लिए या थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट पावर, और इसके अतिरिक्त सीमेंट, स्टील प्लांट, पेपर मिल और आयरन इंडस्ट्रीज में भी कोयले का बृहद पैमाने पर यूज होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाउ इज कोल फार्म्ड। हाउ इज कोल फार्म्ड, कोयले का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोयला कैसे बना, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, जो आज आप कोयले का जो कोल का जो आप यूज करते हैं, यह जो है 1-2 हजारों वर्षों में नहीं, बल्कि यह लाखों वर्षों में यह तैयार होता है। लाखों वर्ष लग जाते हैं इसे तैयार होने में। इट टुक्स मिलियन ईयर्स, लाखों वर्षों लग जाते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन ईयर्स, आप देख लीजिए कितने ईयर्स हुआ। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो our earth was covered with dense forest and leafy plants। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी जो पृथ्वी थी वह घने जंगल वनों से जो है ढकी हुई थी। बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स, लीफी प्लांट्स भी यहां मौजूद थे। किसी कारण बस ये जो विशाल वन थे, जो विशाल फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट थे, वो नष्ट हो गए। नष्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि अर्थक्वेक आया हो सकता है कि सुनामी आया हो सकता है बाढ़ आया हो, यह भी हो सकता है सूखा पड़ गया हो, या मतलब हो सकता है कि मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये जो विशाल वन थे
वह जो है नष्ट हो गए। और नष्ट होने के बाद से वो जो जहां ये वन थे वहां की जो मिट्टी थी वो स्वाम्पी थी, दलदल जमीन थी, और वहां पे ये जो विशाल वन थे वो मिट्टी के अंदर जो है दब गए। इनके ऊपर सैंड, रेत, बालू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी जमा हो गया, ये अंदर धंस गए। धंसने के बाद से इनके ऊपर बहुत सारे कंकड़, बालू, मिट्टी, पत्थर जो था इनके ऊपर जो है इकट्ठा हो गए। आप बताइए, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। मान लीजिए यहां हम आपको क्या करें, यहां बिठा दें और आपके ऊपर हम 20 बच्चों को चढ़ा दे, कह दो कि चढ़ जाओ, क्या होगा? गर्मी से आप एकदम परेशान हो जाओगे। इतना गर्मी लगेगा कि आपकी लगेगा कि हालत खराब हो गई। और ये भी आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम जमीन के अंदर नीचे जाते हैं टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने लगता है। सेम ऐसे ही जब ये घने वन जो वृक्ष थे, जब मिट्टी के अंदर जब ये धंस गए, इनके ऊपर रेत, बालू, कंकड़ ये जो भी चढ़ गया और वहां ऑक्सीजन इन्हें नहीं मिला, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो विशाल वन थे, बड़े बड़े जो वृक्ष थे, जब हवा नहीं मिला तो धीरे धीरे 1, 2 नहीं, 1000 नहीं, मिलियंस ईयर्स में ये जो वृक्ष थे वो कोयले में जो है बदल गए। दे कन्वर्टेड इनटू कोल। और जिस प्रोसेस के द्वारा बाय द एक्शन ऑफ ये कोयले में बदल गए, और बाय द प्रोसेस बाय व्हिच दीज ट्रीज कन्वर्टेड इनटू कोल, दैट प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा, कार्बोनाइजेशन हम इसको कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण के, कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा ये जो विशाल वन थे वह कोयले में कन्वर्ट हो गए। धीरे धीरे ये वन कोयले में कन्वर्ट हो गए, जिस कोयले को हम आज यूज करते हैं। और जिस प्रोसेस के द्वारा, द प्रोसेस बाय विच दीज कोल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग। इस माइनिंग के प्रोसेस के द्वारा इस कोल को मिट्टी से बाहर निकाला जाता है। तो ये रहा कैसे कोयले का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कोयला जो है बना। कोयला, ये कोयला जो होते हैं वह कई प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है कोयला। ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन, मतलब किसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, टाइप्स ऑफ कोल, टाइप्स ऑफ कोल, कोल के प्रकार। ये जो कोल है वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। The coal is 3 types depending on the amount of carbon content, amount of carbon present in it, मतलब किस कोयले में कितना कार्बन मौजूद है, इस आधार पर ये जो कोल होता है वह 3 प्रकार का होता है। There are 3 types of coal। फर्स्ट जो होता है वह होता है एंथ्रासाइट। फर्स्ट कोल इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट फर्स्ट, सबसे टॉप क्वालिटी का, सबसे टॉप क्वालिटी का जो कोल होता है वह एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह 90% होती है। और आपको बताएं कि जिस फ्यूल में कार्बन की मात्रा जितना ही ज्यादा होता है वह फ्यूल उतने ही टॉप क्वालिटी का माना जाता है। तो जो फर्स्ट जो कोल है वह एंथ्रासाइट होता है, और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वह 90% होती है। दूसरा जो है वह बिटुमिनस अथवा ब्लैक कोल के नाम से हम जानते हैं। सेकंड जो है वह है बिटुमिनस, बिटुमिनस अथवा ब्लैक कोल के नाम से भी जानते हैं। यह दूसरा पार्ट है जो है कोल का, दूसरा सेकंड है कोल।
इसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है वह 60% होती है। द अमाउंट ऑफ कार्बन इज 60%। ये 60% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और थर्ड जो आता है वह होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 40% होती है, 40% होती है। इस तरह से ये जो कोल होता है वो 3 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 90%, दूसरा बिटुमिनस अथवा ब्लैक कोल के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 60% होता है, और थर्ड जो होता है वो लिग्नाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% होता है। तो आइए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।